तो मेरे लिए तो अब ये कहने का टाइम आ गया है कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा को अगर कोई बचा सकता है इस मैच को, तो अब तो उसका भाई सिर्फ एक ही रास्ता लग रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के बारे में। क्या चीज़ें हुई स्मैकडाउन में, उसका पूरा रिव्यू है ये आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने स्मैकडाउन के शो से पिक करी हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो स्मैकडाउन के शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स ने किक ऑफ किया, चैंपियनशिप लेके आते हैं, कोडी रोड्स को रिएक्शन मिलता है। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आके बोलते हैं कि सबसे पहले रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं। ये वो बंदा है जिसने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया अपने मेंटोर की तरह, वो बोलते हैं। और कहते हैं कि लास्ट वीक अब जब रैंडी ऑर्टन को मेरे सामने वो मार रहे थे तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि ये उस इंसान के साथ रहा जो कि मेरा बहुत क्लोज है, जो कि मेरे एक फ्रेंड की तरह भी है। आगे फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सोलो सिकोवा के ऊपर ही आता हूं, उस इंसान के बारे में बात करता हूं जो कि इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि ये वही सोलो सिकोवा है जिसने मुझे कॉस्ट किया था रेसलमेनिया 39 में इस चैंपियनशिप के लिए, और आज देखो मेरे पास ही चैंपियनशिप है लेकिन स्टिल सोलो सिकोवा के पास कुछ है नहीं। अब इससे पहले कि वो सोलो सिकोवा वाले मुद्दे के ऊपर ज्यादा आते, ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर ने आके यहाँ पर उनको इंटरप्ट किया और वो बोलते हैं कि वो एक तरीके से कोडी रोड्स के ऊपर ना ब्लेम लगा रहे होते हैं कि अगर तू ना होता तो जेकब फाटू ने आकर जो है हमारे ऊपर अटैक ना किया होता, तो ये तो तेरे अपने खुद के बिजनेस है, जरा तो इसे संभाल ले सही तरीके से। ऑस्टिन थेरी तो ये भी बोलते हैं कि उनका जो जबड़ा है वो सूजा हुआ है। तो कोडी रोड्स कहते हैं अबे ध्यान से देख, ये कहीं जेकब फाटू की वजह से नहीं, ये ऑस्टिन थेरी ने जो मार दिया था तेरे को, नहीं ग्रेसन वॉलर ने जो तेरे को मार दिया था, कहीं उस वजह से तो नहीं हुआ है। तो ऐसे ये भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रेसन वॉल कहते हैं यार मत इधर उधर चीज़ों को कर। फिर उन्होंने जो है ये मारने पे ही आ जाते हैं एक दूसरे को। कोडी रोड्स ने मार मूर के उन्होंने जो है वहाँ से उनको भगा दिया। और अब कोडी रोड्स, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा उनका रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ को लेकर भी है कि ब्लड लाइन कैसे पीछे पड़ी हुई है, वो इन सब के ऊपर उन्होंने निकाल दिया। बैक स्टेज से निकोलस बोलते हैं कोडी रोड्स तो भाई तैयार हैं कि भाई मेरे को तो हैंडीकैप मैच दे दो, लेकिन निकोलस बोलते हैं यार भाई एक अच्छा सा पार्टनर लेके आ जाओ अपने लिए। तो आज शो पर ये मिस्ट्री पार्टनर कौन होने वाला है उसको लेकर भी एक मिस्ट्री थी, और लोगों ने अपने बड़े बड़े अरमान भी सजा लिए थे इन द मीन टाइम, जब तक कि ये मैच मेन इवेंट में नहीं आ जाता। इसके बाद हमको कार्मेलो हेज वर्सेस अंद्रादे का मैच भी होता है, और अच्छा रेसलिंग मैच था ये। और बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा वीकली शो पर भी ऐसे मैचेस ज़्यादा देखो जिसके पीछे कोई खास स्टोरी लाइन नहीं है। तो मेरा यही टेक रहेगा इसके ऊपर। मैच अच्छा था डेफिनेटली, क्लोज फॉल्स थे यहाँ पर, एंड में अंद्रादे ने अपना फिनिशर ठोक के इस मैच में कार्मेलो हेज को भी ठोक दिया, और वो ये वाला मैच जो है जीत चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि कार्मेलो हेज हारे हैं इस मैच में, जो कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि एम ही हार जाते हैं। इसका मतलब कि अंद्रादे के ऊपर भी ऐसा लग रहा है WWE का फोकस अब दोबारा से शायद बनना शुरू हुआ है, क्योंकि जब से वो आए हैं वापस कुछ खास इंपैक्टफुल मुझे तो याद नहीं आ रहा उन्होंने कुछ किया होगा। इसके बाद आता है शो पर एक बहुत ही वाहियात सेगमेंट जो कि नाया जैक्स और बेली का था। और वाहियात मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा सेगमेंट जब आप शुरू से एंड तक देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्यों। यूजुअली ऐसे सेगमेंट होते हैं लोगों को सेपरेट करके रखने के लिए ताकि ये मारे ना एक दूसरे को, बट इनकी तो आपस में केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही। बेली उधर से बात बोल रही है, नाया जैक्स उसको पूरा नहीं होने दे रही, फिर बेली को ऐसे हिंट करके बोलना पड़ा यार मुझे बोलने तो दे। बात में उन्होंने कुछ नहीं बोली, मैं जीत लूंगी, ये कर लूंगी, 2017 में ऐसा था, तू ऐसी थी, तू अभी भी चेंज नहीं हुई है। मतलब पर्पस मुझे इसका कुछ लगा नहीं। जब ऐसे सेगमेंट्स होते हैं ना तो उसके अंदर वो इंटेंसिटी नजर आती है, वो यहाँ पर मुझे कहीं लगी नहीं। मतलब ऐसा लगा कि चलो ठीक है कर देते हैं इसको, टाइम वेस्ट वाला है पूरा सेगमेंट था, इससे बढ़िया तो रिंग में आके एक दूसरे को मार ही देते। और ओवरऑल आज स्मैकडाउन में मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, इसलिए शायद हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा हार्श बोल दिया उसके बारे में। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छा था, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से, बट बाद में कुछ किया बेली ने, उसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। ये इसीलिए हो रहा होता है कि पहले कौन बात करेगा निकोलस से, उसके बाद मैच जो है इस तरीके से सेटअप हो जाता है। चेल्सी ग्रीन टोटल पैकेज है, बहुत अच्छी एंटरटेनर है। कोई एक मैच था ये बहुत जल्दी ही रोल अप करके बियांका ब्लेयर ने इस मैच में चेल्सी ग्रीन को हरा दिया। हारने के बाद भी रिएक्शन उनके अच्छे लगते हैं, मैच के दौरान भी उनके रिएक्शन, जब उनको थप्पड़ बज रहे होते हैं वो अचानक से पिट जाते हैं, शॉक होने वाले रिएक्शन, तो उनकी जो है अपनी अलग ही दुनिया चलती है। हाँ मैचेस थोड़े कम जीतती हैं वो बात अलग है। चेल्सी ग्रीन आज का भी ये जो मैच है वो हार गई। इसके बाद एल्बा फायर आइला डाउन जो है टाइटनट्रॉन से होती हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज सी लगी जिस तरीके से वो एक्ट करती हैं। वो कहते हैं हम नहीं मैच देने वाले तुमको, तो अभी तो ये ऐसी स्टोरी घसीटने वाले हैं। बट जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर को मुझे लग रहा है मैच तो मिल ही जाएगा।
इसके बाद निक ऑल्डिस होते हैं रिंग में, और ये स्मैकडाउन से बहुत बढ़िया मुझे सेगमेंट लगा जैसे इसको दिखाया गया। लोगन पॉल माइक पे अच्छे, एले नाइट माइक पे अच्छे, तो वो कॉम्बो भी आज दिखा हमको जब निक ऑल्डिस दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो लोगन पॉल है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और कहते हैं यार मुझे रीजन तो बता दे कि मैं तेरे को मैच क्यों दूं, हमारा मैच क्यों होना चाहिए यूएस चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद एले नाइट बोलते हैं कि हाँ भाई हो सकता है तो ये सही बोल रहा हो, लेकिन एवरी टाइम जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे के रिंग में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, मैंने तुझे हर तरीके से कुक किया है, क्योंकि लोगन पॉल को वो हरा चुके हैं, पिन कर चुके हैं। इसके बाद जो एले नाइट है वो बोलते हैं कि भाई तेरे पास चैंपियनशिप है, इसका मतलब कि यू आर अ मैन, तू सही में तूने कुछ किया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं तेरे पास से लेने वाला हूँ। लोगन पॉल कहते हैं यार तेरे को तू मेरी तरह क्यों बनना चाह रहा है, तू जो मेरे एक्वलेट्स हैं वो क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि तू लोगन पॉल नहीं है, हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और कहते हैं कि तू अभी रिंग में खड़ा है तो रिंग में ही रह जाएगा, लेकिन इस रिंग से बाहर निकलने के बाद मेरे पास 36 चीजें हैं काम करने के लिए, बिजनेस में मैं पॉलिटिकल मीटिंग कर रहा हूँ, क्या क्या बोला उन्होंने पता नहीं किस किस से क्या जो बोल, बहुत कुछ बोला लोगन पॉल ने, क्योंकि बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि और ऑन दी अदर हैंड तू क्या कर रहा है, तो भाई इस रिंग में जो है बातें करता रहता है। इसके बाद वो इस तरीके से कुछ टीज करते हैं लोगन पॉल कि जैसे कि यू डोंट हैव बॉल्स, तेरे में दम ही नहीं है कि तू मेरे से आके मैच करे। फिर वही है जो एक हील करता है, वो गुस्से में आके मैच दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया और कहते हैं कि जब मैं तुझे हरा दूंगा तो वैसे भी क्योंकि तेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है तो एंड में भी तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वो इवन एले नाइट को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं, कहते हैं एक तरीके से वॉना बी रॉक बोलते हैं वो, कि तू जिम ब्रो है, एक वो बंदा जो कि रॉक बनना चाह रहा है। लोगन इस पे एले नाइट भी इंप्रेस होता है कि भाई क्या बोला तुमने, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने मारने पे भी आ जाते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस बंदा यार ये तो दमदार दिखता है, हमेशा दमदार दिखता है इन द सेंस की क्योंकि वो तगड़े हैं वैसे भी दिखने में, तो जब वो ऐसे सेपरेट कर रहे थे तो लग रहा था हाँ भाई इवन दोनों से तगड़े लग रहे थे वो सूट बूट में भी। उसके बाद दूर तो कर दिया, बट लोगन पॉल ने जाके जो है चीप शॉट मारा, फायदा उसको कुछ हुआ नहीं क्योंकि बीएफटी खाते खाते बचे हैं यहाँ पे लोगन पॉल। उसके बाद वो भाग लेते हैं और अब जो समर स्लैम है वहाँ पर ये वाला मैच ऑफिशियल हो चुका है। नेक्स्ट मैच आता है शो पर टिफनी वर्सेस मिशन के बीच में, और मून सॉल्ट के लिए एंड में जाती हैं जब टिफनी, तो रिंग साइड पर बेली नजर आती है। तो बेली देखते ही नाया जैक्स की आंखें तो हो गई बिल्कुल, अरे अब तो इसको ये तो मेरा निशाना है। जाके उन्होंने मारा तो क्या ही, वो उल्टा ही बैरिकेड पे जाके गिर गई, और जब हाथ में लगा बेली के ब्रीफ केस टिफनी का तो उसकी उन्होंने बैंड बजा दिया पूरी। इवन आज तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी डाल के रखा था क्योंकि पता था ब्रीफ केस खुलना है टूटना है तो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां से निकलता है, पूरा उसको फ्लैट कर दिया ऐसे। मैच तो हारी ये वाला टिफनी ये सब कांड देखने के बाद। उसके बाद वो ब्रीफ केस भी उन तक फेंक के दिया जाता है। थोड़ी सी मुझे टिफनी की आज इस चीज़ को सेल करने वाली चीज़ अजीब लगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब उनको मतलब लग रहा है कि ऑब्वियसली उनको नया ब्रीफ केस ही मिलने वाला है, उसकी ज़्यादा उनको खुशी है कि चलो ये टूट गया अब जो है मैं नया ब्रीफ केस लेके आऊँगी। बट उनकी सेलिंग उतनी लगी अच्छी मुझे कि जैसे कि उनको सच में कोई बहुत फर्क पड़ा, ऐसा लगा बस क्लूलेस हो गई कि उनके साथ क्या हुआ। बट नया ब्रीफ केस दिलाने का उनको ये तरीका था, और ये काफ़ी बेटर था जो साइड बाय साइड नाया जैक्स और बिली का इंटरव्यू किया था उससे, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने कुछ किया तो सही। इसके बाद हमको सोलो सिकोवा पूरी ब्लड लाइन का भी एक सेगमेंट दिखता है, और इस सेगमेंट में क्या होता है, जो सोलो सिकोवा है वो बिल्कुल अपने आप को ट्राइबल चीफ बता रहे हैं, पीछे जेकब फाटू खड़े हैं, टोंगन्स भी खड़े हुए हैं इधर उधर, और यहाँ पे सोलो सिकोवा बोलते हैं कि लाइफ इज सो गुड व्हेन यू आर ट्राइबल चीफ। और ये लाइंस कहाँ से आई हैं मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं। उसके बाद वो उसी मिस्ट्री वाले बंदे की बात करते हैं कि कौन कोडी रोड्स का साथ देने वाला है, ये छोड़ो क्या उसको हमारा खौफ नहीं है, हमने रैंडी ओटन के साथ किया। उसके बाद उला फाला जो माला है वो पहना दी जाती है जेकब फाटू की तरफ से सोलो सिकोवा को, और ये सारे लोग ब्लड लाइन का ऐसे वाला पोज भी कर रहे थे। तो ये सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा बीच में एक सेगमेंट से डाल दिया था। रोमन रेंज के ऊपर वैसे कल संडे को एक एपिसोड भी आने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कल शायद और डिटेल्स बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस वो नाम है जो कि मिस्ट्री पार्टनर के तौर पे आते हैं। बहुत सारे लोग शायद उस पॉइंट पे सोचते थे कि जिमी ऊसो आ सकते हैं और वो थोड़ा सा वैलिड भी है, लेकिन क्योंकि ये अगेंस्ट नहीं जा रहे थे डायरेक्ट ब्लड लाइन के, तो उस पॉइंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे भी नहीं करने वाली थी। अब मैच ये होता है तो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा लग रहे थे इस मैच में केविन ओवेंस। एक हॉट टैग भी आता कोडी रोड्स का जो कि इस मैच का हाईलाइटिंग मूवमेंट था। बट मेन चीज़ थी कि ग्रेसन वॉलर ने एक बार फिर से ऑलमोस्ट मारते मारते वो ऑस्टिन थ्योरी को बचे हैं। एंड में फिनिशर भी ऑस्टिन थ्योरी ने खाया क्रॉस रोड्स, और वो मैच उसके बाद जो है जीत गए। लेकिन फिर ब्लड लाइन का आतंक होता है, ब्लड लाइन आती है और कोडी रोड्स वेट नहीं कर रहे, उन्होंने सीधा आके सुसाइड डाइव लगा दी, और केविन ओवेंस और कोडी रोड्स ने बजाना शुरू कर दिया ब्लड लाइन को, मतलब कि सोलो सिकोवा और टामा टोंगा और टोंगा लोवा को। लेकिन तब तक जब तक जेकब फाटू की सीन में एंट्री नहीं हो गई। उसके बाद रिंग में जो
केविन ओवेंस को कॉर्नर पे लगा के अपने पिछवाड़े बजाए हैं, जो सैंडविच बनाया है उन्होंने केविन ओवेंस का, ये कभी कभी ऐसा लगता है भाई थोड़ा आराम से यार, मतलब ऐसे रखो कि सामने वाला फिर किसी लायक भी बचे। बहुत बुरी तरीके से मारा, फिर उन्होंने कोडी रोड्स को भी पावर बॉम्ब किया, और फिर वही जो जेस्चर है ब्लड लाइन का वो होता है। आज वैसे अगर आप टोंगा लोआ को देखोगे ना, तो एटलीस्ट उनके कुछ एफर्ट नजर आ रहे थे, जिससे पहले वो बिल्कुल फ्लैट लगते थे, आज सेल भी कर रहे हैं वो, उसके बाद वो जाते जाते माइक से भी चिल्ला रहे। तो आज तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ ऐसे खुराक मिली है टोंगा लोआ को, कि उन्होंने चीज़ें करी। बट डेफिनेटली ये जो एंगल था वो भी काफ़ी ऐसा लगा कि यार यही तो एक्सपेक्ट किया था, कुछ बहुत अलग सा नहीं था स्मैकडाउन में। मतलब आज तो भाई मुझे शो जो है बोरिंग लगा, इसमें कुछ बहुत खास नहीं था। लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और खास बातें भी हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपको रूमर बता रहा था कि सेथ रॉलिंस गेस्ट रेफरी हो सकते हैं, अब पीडब्ल्यू इंसाइडर और रेसल वोट्स भी इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच करने का एट समर स्लैम, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सीएम पंक तब तक ठीक हो जाएंगे, एंड देन स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल उसमें होने वाला है सेथ रॉलिंस का। तो ये वाला मैच तो भाई समर स्लैम में वैसे ही बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें इतनी जो स्टोरी है उसकी गहराइयाँ भी हैं। इसके साथ साथ एक मेजर चीज़ ब्लड लाइन के एक और नए मेंबर के बारे में पता चल रही है, हिकुलियो, जिनके बारे में मैंने आपको आई थिंक आज से 1 महीने पहले बताया होगा। ये जो है टोंगन के जो है भाई बंधु वाली रिश्तेदारी में आते हैं। तो इन्होंने भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जैसे उड़ती उड़ती जेकब फाटू के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, तो अब वही चीज़ हिकुलियो के बारे में भी आई है। एंड आज एक मेजर चीज़ और ये इंडी प्रमोशन के अंदर GCW हाई इवेंट में आज जिंदर महल यानी कि राज देसी, जो कि अब वो रिंग नेम के साथ compete कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो है WWE के बाद का जो है फर्स्ट अपीयरेंस किया है। यहाँ पे वो एक मास्क पहन के आते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना जो है खलास वाला फिनिशर भी लगाया। और नोट मैंने एक चीज़ ये भी करी कि जिंदर ने या फिर राज देसी ने इसके बाद जो थीम सॉन्ग यूज़ किया वो शुभ का था। तो थोड़ी सी जो हेडलाइंस है वो जिंदर महल ने भी बनाई है स्मैकडाउन के दौरान, हम कह सकते हैं, ये जो उन्होंने अपनी अपीयरेंस करी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद। और क्योंकि फ्री एजेंट भी हो चुके तो उन्होंने बुकिंग्स लेना भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। बाकी फिर यही था सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।